नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंसा क्लासेस में। मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र समसामयिक भारतीय शिक्षा के अंतर्गत हम आज यूनिट 2 में अध्ययन कर रहे हैं। और इकाई 2 में हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ विभिन्न आयोगों, संविधान के द्वारा, पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसकी जानकारी हमने ली। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त किया और प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने सबसे अंतिम में प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या क्या है इसका अध्ययन किया। और आज की इस क्लास में इकाई 2 के अंतर्गत आज ये दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि शिक्षा तक सबकी पहुंच के लिए जो प्रचलित योजनाएं थी वो योजनाएं क्या क्या शुरू की गई, इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो आज इसी पे चर्चा होगी। हम विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सारी क्लासेस हमारी जो होती हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग मैसेज करते हैं परीक्षा आती है, सर क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो आप बता दीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट होता है वही हम पढ़ाते ही हैं, तो फिर हम बताने क्या रखा है इसी में मैं नहीं बताता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं वीडियो में बता दूंगा कि ऐसे हो गया, इस दिन क्लास मिलेगी, फिर भी वीडियो देखते नहीं हैं और मैसेज करके सर फोर्थ सेमेस्टर क्लास कब से चलेगी। जब लाइव क्लास मैं लेता हूँ तो उसमें मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें, तो उसको कोई देखेगा नहीं, परेशान करेंगे, तो हम भी क्या करें, हम भी रिप्लाई नहीं देते हैं। तो लगता है कि सर एटीट्यूड में है, जो भी आपको लगता होगा। लेकिन जब सारी चीज़ें बता दी गई हैं और उनको दोबारा पूछ करके परेशान करना ये सही नहीं है। फिर भी मैं उत्तर दे देता हूँ, उस समय बात देता हूँ, खैर वो अलग की बात है। तो आज अपने मुद्दे पे आएंगे। हमारा आज का जो पढ़ना है और पढ़ाना है क्या है कि प्राथमिक शिक्षा तक सबकी पहुंच के लिए प्रचलित योजना। बोर्ड में उन्हें बड़ा करा दिया व्हाइट बोर्ड, ताकि आपको मैटर ज़्यादा मिले एक ही बार में, ठीक है। और शुरुआत है, पहली बार थोड़ा हमने इसको पास लिख दिया है, अगली बार इसको थोड़ा दूर लिखूंगा। और आपको अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है। अब इतना बड़ा मैं आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर ना दिखाई दे रहा हो सही ढंग से तो बताइएगा, आगे सुधार किया जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत न हो, हमारा यही उद्देश्य होता है। तो खैर आइए आते हैं। देखिए, शिक्षा तक सबकी पहुंच की प्रसिद्ध योजना। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था कि शिक्षा के महत्व का संदेश प्रत्येक परिवार और व्यक्तियों तक पहुंचे। यानी जो शिक्षा का संदेश है, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा जो प्रदान की जा रही है, वह इसका जो महत्व है, इसका महत्व के बारे में सभी लोग जाने, सभी जनता के ऊंचे स्तर से लेकर निम्न स्तर तक की जनता तक शिक्षा पहुंच सके। यानी कहते हैं शिक्षा द्वारे द्वारे, तो शिक्षा सबके द्वार तक पहुंच सके, इसलिए योजनाएं चलाई गई। यह अभियान एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने यह सुनिश्चित करने हेतु भाग लिया कि सभी बच्चों का नियमित रूप से विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। यानी कि यह जो योजनाएं चली, तो योजनाएं ऐसी चली जैसे कि कोई जन आंदोलन चल रहा है, और यह जन आंदोलन ऐसा चला इसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, और इसलिए भाग लिया जिससे कि बच्चों का विद्यालयों में एडमिशन हो जाए, विद्यालयों में नामांकन कराया जाए। और उस अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों का विद्यालयों में एडमिशन हो, इसलिए सभी लोगों ने इस प्रचलित विभिन्न योजनाओं में भाग लेकर के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराया। इस अभियान की विभिन्न गतिविधियां थी। यह अभियान कैसे सफल हुआ, क्या क्या कार्य किए गए, यह हम बताएंगे आपको, ठीक। आगे देखेंगे। तो शिक्षा तक सबकी पहुंच के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए, निम्नलिखित अभियान चलाए गए, निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई। सबसे पहले गतिविधि पढ़ेंगे, उसके बाद जो अभियान चलाए गए हैं, जो योजनाएं थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखेंगे, डोर टू डोर जन संपर्क अभियान। सबसे पहले आज ही है डोर टू डोर संपर्क अभियान। आपके अगर आप गांव से हैं तो आपके गली मोहल्ले में इस समय प्राथमिक विद्यालय के जो मास्टर साहब हैं वो इस समय चल रहे होंगे, सर्वे कर रहे होंगे, घर घर जा रहे होंगे, सबको बता रहे होंगे। अगर कोई बच्चा है पढ़ने वाला है प्राथमिक विद्यालय में, अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसको आप विद्यालय भेजिए, पढ़ाई शुरू हुई, एडमिशन करा दीजिए, ठीक। तो डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। नारे लिखाए गए, दीवारों पे नारा लिखाया गया, आगे नारा लिखा जाता है, ठीक है। आगे
विद्यालय जाने और न जाने वालों का डाटा संग्रहण करके रजिस्टर बनाया गया। किस गांव में विद्यालय आने वाले इतने बच्चे हैं और ये बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, ठीक है, तो सबका डाटा का रजिस्टर बनाया गया जितने भी गांव में बालक थे। ठीक, आगे विद्यालय छोड़ने वाले बालकों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ना। विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया गया, उनके माता पिता को जागरूक किया गया कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए। तभी तो सर्व शिक्षा अभियान और बाकी सारी योजनाएं चलाई गई, महिला समाख्या योजना, विभिन्न सारी योजनाएं चलाई गई। उन योजनाओं, उन अभियानों के अंतर्गत भी प्रवेश कराए गए समय समय पर चला करके। उनकी चर्चा आगे हम करेंगे। आगे देखेंगे। पांचवा है बालकों को आकर्षित करने के लिए विद्यालयों को खूब सजाया गया अच्छे से और साफ सफाई की गई, ठीक, कि बच्चे आकर्षित होकर के आए। आगे देखेंगे हम मीडिया अभियान। मीडिया का भी सहयोग लिया गया। मीडिया अभियान मतलब है कि टीवी पर प्रचार किया गया, बच्चों को विद्यालय भेजे, सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसे करके बहुत सारे प्रचार आए। पाठ्य पुस्तकों का वितरण। पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण विद्यालयों में किया गया कि बच्चे आकर्षित हों कि अरे प्राइमरी पढ़े थे किताबियों मिले वहाँ पे, पहले ऐसे बच्चे बात करते थे, प्राइमरी खानों में खाएंगे, तो ऐसे बच्चे बात करते तो आकर्षित होते हैं। वह खाना खाने के लिए जब विद्यालय जाएंगे, फिर विद्यालय जाएंगे तो कुछ न कुछ सीखेंगे, सुनेंगे तो जरूर सीखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे हम यूनिफॉर्म व साइकिल हेतु चेक वितरण। यूनिफॉर्म व साइकिल आज भी और पहले भी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म और साइकिल का भी वितरण समय समय पे किया जाता था। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उसमें साइकिल भी मिलता था। ज्योतिबा फूले भी विद्यालय है उसमें भी साइकिल मिलती थी लड़कियों के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और साइकिल हेतु चेक का वितरण भी किया गया। अब यह चेक प्रधानाध्यापक को मिलता था या गार्जियनों को मिलता था। गार्जियन को नहीं मिलता था, प्रधानाध्यापक को मिलता था कि यह आपके विद्यालय में इतने पैसे लीजिए और ड्रेस मंगवा लीजिए अपने विद्यालय के लिए, ठीक। तो यह सभी गतिविधियां की गई किसके लिए? आपके शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन गतिविधियों के बाद कौन कौन से अभियान चलाए गए, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। तो उन सभी योजनाओं के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी आज यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अगर इसे जानना चाहते हैं तो ले लीजिए और समझ करके अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, ठीक है। आप लोग काफ़ी एक्टिव भी हैं। अभी मैं कल महात्मा गांधी का विद्यापीठ मेन कैंपस हो गया था, क्योंकि मेन कैंपस में जो हम प्रवेश करते हैं वही शिक्षा संकाय है, एजुकेशन फैकल्टी, मैं वहाँ चला गया घूमते घूमते ऐसे ही। तो 2-4 लोग मिल गए जो कि पढ़ते हैं अपने चैनल से, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं और सर आप थोड़ा रुक जाया करिए वीडियो इसके साथ लेने के लिए हम लोग को। हम तो रुक जाते हैं, फिर मैं ख्याल रखेंगे आपने कहा है, तो मुझे उनकी बातें याद है और मैं अब थोड़ा सा किनारे हट जाता हूँ। आप ले लीजिए अच्छे से इसके साथ, उसके बाद ही आगे क्लास शुरू होगी, ठीक है। और देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सबसे पहली योजना ये है, ठीक है। सबसे पहली योजना इसी बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद महिला समाख्या योजना है, उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना है, इसी बारे में पढ़ेंगे। ऐसी योजनाएं हैं कई सारी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 इन दोनों में इससे शिक्षा के विकास और इनके प्रचार प्रसार पर अत्यधिक बल दिया गया, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1968 में लागू की गई थी उसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया था, जिससे स्त्रियां भी पुरुषों के बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके और उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके देश के विकास में योगदान अपना दे सके। क्योंकि कहा जाता है कि स्त्रियां जो है महिलाएं हैं, देश की अर्थव्यवस्था को अगर बनाने का कार्य जो किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यह मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आप कार्य कर रहे हैं, आपके पास अगर कभी पैसे नहीं रहते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि जो पैसा होता है वो महिला ही आपको देती है, चाहे वो आपकी माँ के रूप में हो या आपकी पत्नी के रूप में हो। तो देश की अर्थव्यवस्था लोग कहते हैं कि पुरुषों के ऊपर है, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि महिलाओं के ऊपर है, ठीक है। हालांकि वो अलग की बात है, देखेंगे इसमें हम। तो कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वह बालक की माता जो है
महिला है वो प्रथम पाठशाला होती है। तो जब महिला ही शिक्षित नहीं होगी, जब कोई लड़की शादी करने के बाद उसका बच्चा होगा, जब वो खुद शिक्षित नहीं होगी तो अपने बालों को शिक्षित करने पे जोर नहीं देगी। मेरे आसपास पड़ोस में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि पढ़ लिख के का हुई, एक खानदान में कुछ ना कहना पहले से पढ़ के का कहले हैं, तो तुम चला अंडा का दुकान खोला, तो उसको अंडा का दुकान खोलने के लिए कहेंगे बच्चे को। हमने समझाया उनको कि भाई सोचता है कुछ नया कर सकेगा, क्योंकि बालक जो होता है वो अपने पिता से कदम आगे बसा होता है। तो ऐसा ही है कि जब तक माता बालक की प्रथम पाठशाला होती है और जब माता ही शिक्षित नहीं होगी तो वह पूरे जो परिवार का वातावरण है वह भी शिक्षित नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब बालक शिक्षित नहीं होगा तो माता अशिक्षित है, बालक अशिक्षित होगा क्योंकि माता उसे कुछ सिखा नहीं सकेगी। और जब बालक शिक्षित नहीं हो सकेगा तो जिस तरह का बिगड़े समाज होगा उस तरह का वह बन जाएगा। लेकिन अगर वही माता शिक्षित होगी और बालक को समझाएगी कि यह गलत है या सही है, तो बालक भी समाज में उस विचार को प्रसारित कर सकेगा कि यह सही है और ये गलत है, लोगों को समझा भी सकेगा, इतनी उसके अंदर क्षमता आ जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा के विकास को प्रचार और प्रसार का अधिक बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के प्रवेश पर विशेष बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसके प्रवेश पर ज़्यादा जोर दिया गया? लड़कियों के प्रवेश पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, सरकार के सामने ग्रामीण, पिछड़ा, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभ व्यवस्था कराने का प्रश्न था। सरकार के सामने यह प्रश्न था कि कैसे हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली जो बालिकाएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं अल्पसंख्यक वर्ग का अर्थ यहाँ पे ऐसे वर्ग से है जिनकी संख्या कम हो, जैसे कि मुस्लिम वर्ग है, ठीक है, जैन है, बौद्ध है, ये अल्पसंख्यक में आते हैं, जिनकी संख्या कम है। अल्पसंख्यक में जैसे कि मुस्लिम वर्ग में देखते हैं आपको पर्दा प्रथा है, लड़कियों को जल्दी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उनको पर्दा में रखा जाता है। तो उस समय अब तो हालांकि अब तो बहुत सुधार हो गया है, ये पहले की बात की जा रही है। तो उसमें क्या था कि बहुत जरा उन्हें पर्दा रखा जाता था, ठीक है, बाहर आने जाने जरा छूट नहीं थी। तो यह चीज़ महिलाओं पे नहीं बल्कि छोटे बालक बालिकाओं पे भी यह प्रतिबंध लगाया गया था। तो उसमें था कि कैसे इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए हम प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभ उपलब्धता कराएं। ठीक है, इसके लिए जुलाई 2004 में सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको दी गई? दुर्गम स्थानों पर बालिकाओं के लिए 750 विद्यालय आवासीय सुविधाओं के अनुसार खोले गए, यानी 750 विद्यालय खोले गए। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत। और वर्तमान समय में इन विद्यालयों की संख्या बढ़कर के 2180 हो गई है। ठीक है, वर्तमान समय में 2180 विद्यालयों की स्थापना की गई है। अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के नामक कार्यक्रम को जो अलग चला था, इसको SSA में मिला लिया गया। SSA का मतलब सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया। ठीक, अब इसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। आइए देखेंगे इस योजना पर केंद्र व राज्य में आधा यानी 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार जो खर्च आता है इस योजना का संचालन करने के लिए वह वहन करती है। ठीक, आगे देखेंगे हम 75% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की जो बालिकाएं हैं उनका, और 25% जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनकी बालिकाओं का इसमें प्रवेश प्राथमिकता के आधार पर होता है। यानी जो प्रवेश होता है, मान लेंगे कि 100 सीटें हैं विद्यालय में, तो 100 में से जो 75 सीटें हैं उसमें अनुसूचित जाति यानी SC ST, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग की लड़कियां इसमें रहेंगी, और जो 25% है उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार निवास करते हैं उनकी बालिकाएं रहेंगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, ऐसे हिसाब ले लीजिए। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं अगर समय मिलता है तो हम आगे आपको भी योजना बनाएंगे। ठीक है, आप फिलहाल इसके साथ ले लीजिए, मैं किनारे हट जाता हूँ। हो गया होगा, और इरेज करते हैं। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और आरटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसका विशेष जानकारी हम आपको आगे बयान करेंगे। ठीक है, दूसरी हम देखते हैं योजना शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का इसमें बोलबाला है सच कहें तो, और अभी मैं इसके एक मैटर हो गया था इस पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर पहले देख लेते हैं क्या है ये शिक्षा का अधिकार। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू किया गया, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। ध्यान देंगे, आरटीई जब लागू किया गया, कब 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, इनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिले। ठीक, आगे देखेंगे निजी विद्यालयों में भी 25% सीट गरीब तबके के परिवार से आने वाले बालकों के लिए सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो निजी विद्यालय हैं, जो कि प्राइवेट विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल हैं, ठीक, उनमें भी 25% जो सीट है वो अभी भी रिजर्व की गई है। किसके लिए? गरीब तबके के परिवार से आने वाले बच्चे के लिए, यानी जिनकी आय 2 लाख से कम है, उन बालकों के लिए सीट रिजर्व की गई है। अब इसी पे मैटर हो गया है, अभी कल की एक बात है, मैं बताया था आपको। कल जब यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी आने से पहले की बात है, सुबह 9-10 बजे की बात है। मैंने आवेदन कराया था कुछ बच्चों का अपने गांव से, क्योंकि पहले आरटी के तहत नियम यह था कि आप किसी भी विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं जो कि आपके आसपास पड़ोस में हो, 8-10 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, लेकिन अब नियम यह कर दिया गया पिछले 2 सालों से कि अगर आपके गांव में विद्यालय है, ठीक है, या आपके कस्बे, आपके मोहल्ले जहाँ पर रहते हैं, अगर वहाँ विद्यालय कोई कॉन्वेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं आरटी के तहत निःशुल्क पढ़ाने के लिए, नहीं तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बच्चे का हमने कराया अप्लाई, आवेदन किया और आवेदन एक्सेप्ट भी हो गया, बच्चे का एडमिशन के लिए विद्यालय को मिल गया। ठीक, और जब विद्यालय में गए एडमिशन कराने के लिए तो विद्यालय वाला कह रहा है हमारा सीट ही नहीं है। जब सीट नहीं है तो ये कैसे आ गया लिस्ट में नाम उसका? तो एडमिशन करना चाहिए। उस पर काफ़ी बहस हुई। उसके बाद चूंकि हमारे मामा DRS वाराणसी के, उन लोगों को फ़ोन लगाया, तो फ़ोन लगा के जब उनसे बात हुई तो तुरंत मान गया और एडमिशन हो गया। तो इस तरह से जो प्राइवेट विद्यालय वाले होते हैं, अगर आपके पास जानकारी का अभाव है तो वो आपको घुमाने लगते हैं। ठीक है, और वो काम करेंगे नहीं, क्योंकि उनका उसमें क्या है, लॉस है, घाटा है। आपका बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा, कापी किताबें निःशुल्क से मिलेंगी, उसमें 5 से लेकर के 8,000 रुपये के बीच में विद्यालय प्रदान भी करता है आपके बच्चे को हर साल किताब और ड्रेस खरीदने के लिए। तो विद्यालय क्या है, विद्यालय का इसमें लॉस है। तो विद्यालय नहीं चाहता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो, आपको ये बात आरटी की पता लगे। ठीक, खैर अलग की बात है, आगे देखेंगे हम। तो यही कहा गया शिक्षा का अधिकार, हर बालक को राइट टू एजुकेशन, और इसके अंतर्गत जो 100 बच्चों की सीट है कक्षा 1 में, तो उसमें से 25% सीट जो होती है वो रिजर्व होती है। और ध्यान रखिएगा, इसमें एडमिशन जो होता है कक्षा 1 में होता है, 1 में एडमिशन हो जाएगा, बच्चा 8 साल तक उसमें फ्री में पढ़ेगा। ठीक, आगे देखेंगे हम शिक्षा सहयोग योजना। शिक्षा सहयोग योजना में यह है कि 31 दिसंबर 2001 को केंद्र सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया। तारीख महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चों के लिए 8वीं कक्षा की शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे पढ़ने के लिए उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था। यही था आपका शिक्षा सहयोग योजना। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास आज ही समझ आई होगी। अभी 2-3 योजनाएं और हैं, जैसे कि हम देखेंगे महिला समाख्या योजना है। ठीक है, महिला समाख्या योजना अगर हिंदी में कहें तो हम महिला समाख्या, MSY होता है, महिला समाख्या योजना। ठीक है, महिला समाख्या योजना है। और उसके बाद आपका मिड डे मील है, MDM। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, और एक योजना कोई और भी याद नहीं आ रही है। ये 2-3 के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा।
ठीक, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। और ये बोर्ड कैसा लगा था मुझे बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा तथा अन्य अपने पसंद साथियों को शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके।